इंड्यूसमेंट की थ्योरी को समझना आपको कई अननेसेसरी लॉसेस से बचाने में मदद कर सकता है। हायर रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स को पकड़ने का मौका मिल सकता है और आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकता है, जिससे आपकी ओवरऑल सक्सेस बढ़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको इंड्यूसमेंट के बारे में सब कुछ समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार जब आप मार्केट को एनालाइज करते हैं तो आपको मल्टीपल लेवल्स दिखाई देते हैं जहां से आप पोटेंशियली बाय कर सकते हैं। एक अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे मूव कर सकती है जहां आपके पास 2 या 3 जोन्स हो सकते हैं और आपको यह समझ नहीं आता कि कौन से जोन से बाय करना सही रहेगा। अक्सर अगर आप पहले जोन से बाय करते हैं तो मार्केट वहां से थोड़ा नीचे आती है, उस लेवल को तोड़कर दूसरे जोन तक जाती है और फिर आपकी डायरेक्शन में मूव करती है। इसका मतलब है कि आपका पहला ट्रेड लॉस में चला जाता है। यही इंड्यूसमेंट कहलाता है, एक ऐसा एरिया जो आपको ट्रेड लेने के लिए अट्रैक्ट करता है, लेकिन फिर प्राइस आपके स्टॉप लॉस को हिट करके आपकी डिजायर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। अब कभी कभी जोन एक ही सही ट्रेड जोन होता है, लेकिन कई बार जोन 2 ज्यादा रिलायबल होता है। इंड्यूसमेंट को समझना ही ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि आपको जोन 1 से ट्रेड लेना चाहिए या जोन 2 से। अब ये डिटरमिन करने के 2 तरीके हैं कि जोन 1 से ट्रेड लेना सही होगा या जोन 2 से। पहला तरीका लिक्विडिटी से रिलेटेड है। आमतौर पर हम इक्वल हाइज और इक्वल लोज लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस नहीं हैं, तो लिक्विडिटी का मतलब है कि मार्केट में ऐसे लेवल्स जहां बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। इक्वल लो लिक्विडिटी कुछ इस तरह दिखती है, एक ऐसा एरिया जहां प्राइस बार बार लो बनाकर सपोर्ट क्रिएट कर रही होती है। यह एक सपोर्ट फ्लोर की तरह होता है और इन सपोर्ट फ्लोर्स के नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस और सेल स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट इन्हीं एरियाज की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि ये वो लेवल्स हैं जहां ऑर्डर्स लगे रहते हैं और प्राइस अक्सर वहां रिएक्ट करती है। तो कई बार प्राइस पहले सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है और फिर मेजर डायरेक्शन में मूव करती है। अगर आपके जोन 1 के पास बहुत सारे इक्वल लोज बने हुए हैं तो ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइस वहां इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी और फिर जोन 2 को फिल करने के बाद ही मूव करेगी। इंड्यूसमेंट जोन्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप देखें कि क्या किसी जोन के नीचे लिक्विडिटी पॉइंट्स मौजूद है या नहीं, जो दूसरे जोन के ऊपर मौजूद होते हैं। अगर हमारे पास इस तरह के इक्वल लोज मौजूद हैं तो ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइस पहले वहां तक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होगी और इसीलिए जोन 1 एक लो प्रोबेबिलिटी एरिया हो जाएगा। इसके बजाय हमें जोन 2 से ट्रेड लेने का इंतजार करना चाहिए जब तक कि जोन 1 की लिक्विडिटी क्लियर ना हो जाए और प्राइस दूसरे मेजर जोन तक न पहुंच जाए। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको इतने साफ इंड्यूसमेंट जोन्स देखने को मिले। कई बार जोन्स काफ़ी क्लीन दिखेंगे और आपको ये पहचानना मुश्किल हो सकता है कि जोन 1 ज़्यादा सही है या जोन 2। इसीलिए इसे समझने का एक और तरीका है प्राइस मूवमेंट्स की स्ट्रेंथ को एनालाइज करना। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें जहां प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो हम यह देख सकते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक डिमांड जोन से हुआ। यहां डिमांड एक्यूमुलेट हुई और फिर एक स्ट्रॉन्ग रैली ऊपर की तरफ देखने को मिली जिसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। इसका मतलब है कि जोन 2, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ, उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ मौजूद थी। अब डिमांड जोन आखिर रिप्रेजेंट करता क्या है? डिमांड जोन वह एरिया होता है जहां इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई होती है, यानी बड़े मार्केट प्लेयर्स ने यहां अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए होते हैं और इसी वजह से प्राइस वहां से तेजी से ऊपर गई होती है। तो ये वह पॉइंट है जहां कई बायर्स ने सोचा कि यह एक अच्छा प्राइस है बाइंग करने के लिए, और जब उन्होंने यहां से बाई किया तो मार्केट ऊपर की ओर मूव कर गई। इसी वजह से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और नया हाई बना। चूंकि यह एक डिस्काउंटेड प्राइस या अच्छा बाइंग लेवल माना जाता है, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में भी ट्रेडर्स इस लेवल को फेवरेबल मानेंगे और यहां सिग्निफिकेंट बाइंग इंटरेस्ट रहेगा। ऊपर के ट्रेडर्स, खासतौर पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो मार्केट को मूव करने की स्ट्रेंथ रखते हैं, किसी भी हायर प्राइस को ओवर प्राइस्ड समझ सकते हैं। अगर ये जोन एक स्ट्रॉन्ग एरिया है और इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो ये काफ़ी प्रॉबेबल है कि मार्केट वापस इसी जोन में आएगी। इसलिए हमारे लिए यह सही होगा कि हम जोन 1 के बजाय इस पॉइंट पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखें। अब यह सीनरियो बदल सकता है अगर मार्केट कुछ इस तरह मूव करे जहां जोन 2 से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, और फिर मार्केट रीअक्यूमुलेट करके जोन 1 से स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। पहले वाले केस में जोन 2 स्ट्रक्चर ब्रेक करता था, लेकिन इस नए केस में जोन 2 ने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। ये बस एक छोटा सा पुशअप था जिसने नया हाई नहीं बनाया। इसका मतलब ये जोन उतना स्ट्रांग नहीं है। अब अगर बाइंग इंटरेस्ट को देखें
तो ट्रेडर्स के लिए ये जोन एक अच्छा या फेयर प्राइस माना जाएगा। हालांकि लोअर प्राइस हमेशा बायर्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट बाइंग इंटरेस्ट यहाँ जोन 1 में आया है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगली बार भी सिग्निफिकेंट बाइंग इसी पॉइंट से होगी। इसका मतलब यह है कि जोन 1 नीचे इम्बैलेंस होने के बावजूद भी एक हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट बन सकता है बाइंग के लिए, और हो सकता है कि मार्केट कभी जोन 2 तक पहुंचे ही ना। अगर आप जोन 2 का इंतजार करेंगे लेकिन एक्चुअल बाइंग इंटरेस्ट जोन 1 में है तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। इसके बजाय मार्केट जोन 1 से ही रिएक्ट कर सकती है। तो इंड्यूसमेंट को समझने के दो सिंपल तरीके हैं। पहला, इक्वल लो या इक्वल हाई थ्योरी। अगर जोन 1 के नीचे इक्वल लोज बने हैं तो वहां से बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइस पहले लिक्विडिटी ग्रैब करने वहां जाएगी। दूसरा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। हमें यह देखना चाहिए कि सिग्निफिकेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस जोन से हुआ है। अगर कोई जोन सिग्निफिकेंट मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था तो यह हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट होगा। अब हम फोरेक्स पेयर के 4 घंटे के चार्ट पर देखते हैं कि कौन सा जोन बाय या सेल के लिए बेस्ट रहेगा। यहां मार्केट ने हाई से पुश डाउन करके स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। तो अब हम इस प्राइस लेग को एनालाइज करेंगे, प्राइस एक्शन के इस पॉइंट से लेकर जहां प्राइस अभी है वहां तक। सवाल यह है कि शॉर्ट ट्रेड के लिए सबसे अच्छा जोन कौन सा रहेगा। क्या हमें ऊपर के जोन को देखना चाहिए, क्या हमें इस बीच के किसी जोन को देखना चाहिए, या फिर हमें करंट प्राइस एक्शन के अंदर ही कोई सेटअप खोजना चाहिए। अब यहाँ 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नीचे कोई क्लियर जोन नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ कोई ओपन इम्बैलेंस सप्लाई जोन नहीं है। वैसे इम्बैलेंस एक ओपन प्राइस रेंज होता है, यानी एक ऐसा एरिया जो सप्लाई जोन के बाद आता है, जैसे ये एरिया यहाँ, जिसे अभी तक रिटेस्ट नहीं किया गया है। तो नीचे के एरिया में कोई इम्बैलेंस नहीं है, इसलिए हम इसे हटा सकते हैं। अब हमें इन दो में से किसी एक को चूज करना होगा। सबसे पहले हमें बायर या सेलर के इंटरेस्ट के बारे में सोचना होगा। हमने कहा कि जनरली वो जोन जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करता है वो इमीडिएट फोकस होता है ना? यही वो जोन होगा जिस पर हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। इससे हम इस जोन तक पहुंचेंगे। तो हमारा जोन कुछ ऐसा दिखेगा। मैं अपनी सप्लाई जोन्स के लिए हमेशा इम्पल्स से पहले वाली लास्ट कैंडल यूज करता हूं। तो हम कह सकते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल पर वापस आता है तो हम यहां से सेल करने का सोच सकते हैं। हालांकि यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये वो एरिया है जहां क्लियर सेलिंग इंटरेस्ट दिखती है, लेकिन साथ ही हमारे पास कुछ रिलेटिव इक्वल हाइज भी हैं, ठीक है? तो अगर हम इस जोन को एक मोमेंट के लिए इग्नोर करें और सिर्फ प्राइस एक्शन को देखें तो हमारे पास 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं जो लगभग एक ही लेवल पर ट्रेड कर चुके हैं। ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और इसके ऊपर लिक्विडिटी होगी। हमें पता है कि मार्केट लिक्विडिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इन इक्वल हाइज को ध्यान में रखते हुए हम एक्सट्रीम जोन को देख सकते हैं, जो कि करंट स्ट्रक्चर के सबसे दूर का जोन होता है। ये हमें इस एरिया तक ले जाएगा और ये इस स्विंग मूव या प्राइस एक्शन के लेग की हाईएस्ट पॉइंट है। ये वो जोन नहीं है जिसने इमीडिएटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, लेकिन इसमें काफ़ी सेलर इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये वो जगह है जहां बायर्स फेल हुए थे, जिससे पूरी ट्रेंड बेरिश हो गई थी। इस केस में ये जोन इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट करेगा, मतलब ये एक हाई रिस्क जोन होगा जहां से सेल करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वल हाइज के कारण मार्केट के इस लेवल से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो हमारी सेलिंग स्ट्रैटेजी के लिए हमें देखना चाहिए कि मार्केट वापस आए, इस हाई को क्लियर करे, ऊपर वाले सप्लाई जोन में ट्रेड करे और फिर नीचे गिरे। तो यही वो तरीका है जिससे हम एक रूल फॉलो करते हैं। हम इक्वल हाई लिक्विडिटी को देखते हैं, और अगर हम मार्केट को आगे मूव करें तो आप देखेंगे कि ये ऊपर जाता है, इंड्यूसमेंट हाई को ब्रेक करता है और फिर वहीं से नीचे गिरता है और नए लोज बनाता है। तो आपकी ट्रेड कुछ इस तरह दिख सकती है। इस सप्लाई जोन से सेल करें जो स्ट्रक्चर के एक्सट्रीम पर है और अपने टारगेट को स्विंग लो पर रखें। ये सिंपल स्ट्रैटेजी आपको जल्दबाजी में सेल करने से बचा सकती है और आपको इंड्यूसमेंट से बचा सकती है। इक्वल हाइज हैं, इसलिए हमें उन इक्वल हाइज के नीचे से सेल नहीं करना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट वो एरिया बनता है जहां इक्वल हाइज नहीं है या प्राइस मूव का एक्सट्रीम एरिया। अब हम दूसरे फोरेक्स पेयर को देख रहे हैं। हम फिर से 4 घंटे की टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। वैसे हम सिर्फ 4 घंटे का टाइम फ्रेम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यह सभी टाइम फ्रेम्स पर काम करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 4 घंटे देख रहे हैं या 4 मिनट, ठीक है? तो यहां से आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट जोन्स हैं। सबसे पहले डिमांड जोन नंबर 1 होगा, फिर ये एरिया होगा जो डिमांड जोन नंबर 2 है, जिसमें अभी भी कुछ इम्बैलेंस है,
और फिर डिमांड जोन नंबर 3 होगा, जो कि नीचे की ये इनडिसीजन कैंडल है। अब रेफरेंस के लिए मैं हमेशा इम्पल्स से पहले वाली लास्ट कैंडल यूज करता हूँ। ये इम्पल्स से पहले की लास्ट कैंडल है और ये भी इम्पल्स से पहले की लास्ट कैंडल है। इसी तरह मैं अपने डिमांड जोन्स को मार्क करता हूँ। मैं लास्ट डाउन कैंडल को अप कैंडल से पहले की तरह यूज नहीं करता। ये हमेशा इम्पल्स से पहले वाली लास्ट कैंडल होती है। तो मैं बस ये क्लियर करना चाहता था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब अगर आप इस मार्केट को अभी बाई करना चाहते हैं तो आप कौन सा जोन चुनेंगे? क्या आप जोन नंबर 1 को यूज करेंगे, या आप जोन नंबर 2 को चूज करेंगे, या फिर बाई करने के लिए जोन नंबर 3 के फिल होने का वेट करेंगे? चलो इसे टॉप डाउन अप्रोच से समझते हैं। सबसे पहले जोन नंबर 1। यहां हाल ही में बने हायर हाई के ऊपर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, तो अभी तक ये बायर इंटरेस्ट को दिखाने वाला कोई स्ट्रांग सिग्नल नहीं देता। अगर स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक होता तो हम इसे थोड़ा ज्यादा कंसिडर कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए ये वैलिड नहीं है, इसलिए हम इसे हटा देते हैं क्योंकि इस डिमांड जोन से कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ठीक है। अब जोन नंबर 2 जो नीचे है, इस जोन ने एक्चुअली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ना? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां हुआ था और ये डिमांड एरिया से आया था। तो क्या ये फोकस करने के लिए सही जोन होगा? अगर हम देखें तो इसके नीचे कोई इक्वल लोज नहीं है, जो एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन अगर हम बायर इंटरेस्ट फैक्टर को कंसिडर करें, जैसा कि हमने पहले कहा था, अगर कोई जोन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और अभी तक फिल नहीं हुआ है, तो ऊपर के जोन्स इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। यहां ये जोन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर चुका है, जिसका मतलब है कि ये इंड्यूसमेंट जोन हो सकता है। बाकी सभी फैक्टर्स को देखते हुए ये एक अच्छा बाई जोन लगता है। इसने ट्रेंड में अपना ब्रेक क्रिएट किया है और इसके नीचे कोई इक्वल लोज भी नहीं है, इसीलिए ये काफ़ी प्रॉबेबल है कि कई लोग इसे बाई करने के लिए सही जगह मानेंगे। लेकिन क्योंकि इस एरिया से बहुत स्ट्रांग बायर इंटरेस्ट दिखा है, जो प्राइस को ऊपर पुश करके ट्रेंड ब्रेक करने में सक्सेस था, तो यह एक हाई इंटरेस्ट एरिया हो सकता है। साथ ही यहाँ इम्बैलेंस मौजूद है, यानी एक ओपन प्राइस रेंज जो अभी तक फिल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट पहले इस पॉइंट तक आए, इम्बैलेंस को फिल करे, इंड्यूसमेंट लो को क्लियर करे, जिससे इस जोन के अंदर मौजूद लिक्विडिटी हट जाए और फिर सिग्निफिकेंट बायर इंटरेस्ट एरिया को टच करने के बाद अपसाइड मूव करे। अब एक चीज जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं वो यह कि हम इस एरिया को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, जबकि इसने भी स्ट्रक्चर को ऊपर ब्रेक किया था। इसका रीजन ये है कि इस एरिया को पहले ही रिटेस्ट किया जा चुका है। ठीक है। इम्पल्स से पहले की लास्ट कैंडल, जो ये डोजी या पिन बार कैंडल है, उसने एक ओपन प्राइस रेंज क्रिएट की थी, लेकिन ये पूरी तरह फिल हो चुकी है। यही रीजन है कि ये लेवल अब इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो दूसरा लेवल हमने देखा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आया तो इस इम्बैलेंस रेंज को फिल नहीं किया। इसने बस एक लो क्रिएट किया और वापस मूव कर गया, बिना इस इम्बैलेंस को फिल किए हुए। यही वजह है कि ये लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी ट्रेड बाइंग पोजीशंस को यहां से एग्जीक्यूट करने के लिए देखेंगे। हम अपने स्टॉप्स को लो के नीचे रख सकते हैं और टारगेट्स को हाई की ओर सेट कर सकते हैं। अगर हम मार्केट को आगे चलाए तो देखेंगे कि मार्केट नीचे आता है, जोन नंबर 1 को क्लियर करता है, फिर जोन नंबर 2 को क्लियर करता है और फिर जोन नंबर 3 से अपना रिएक्शन दिखाता है, जिसे हम ट्रू जोन कहते हैं। अब जोन नंबर 3 को टेस्ट करने का कारण समझते हैं। जोन नंबर 1 ने कोई बायर इंटरेस्ट या बायर कंट्रोल नहीं दिखाया। जोन नंबर 2 ने बायर इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन नीचे इम्बैलेंस ओपन छोड़ दिया, जिससे एक लिक्विडिटी एरिया बना जो मार्केट को अपनी ओर खींच सकता था। जोन नंबर 3 इस पॉइंट पर सिग्निफिकेंट बायर इंटरेस्ट दिखाता है, और यह एग्जिस्टिंग ट्रेंडिंग मूवमेंट का आखिरी ऐसा पॉइंट है जहां इम्बैलेंस अभी भी मौजूद है। ठीक है। तो यही वो फाइनल पॉइंट है जहां मार्केट लाइकली है कि वह आए, ऑर्डर्स कलेक्ट करे, रीएक्यूमुलेट करे और फिर अपसाइड मूव करे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली यही हुआ। मार्केट ने इंड्यूसमेंट जोन 1 और इंड्यूसमेंट जोन 2 को क्लियर किया, फिर जोन 3 में ट्रेड किया, जो कि हमारा ट्रू जोन था, और फिर नए हाई तक पहुंचा। तो यही इंड्यूसमेंट थ्योरी थी। तो बस इतना ही है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।